हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नीट 2021 का पेपर, जिसके अंदर फिजिकल और इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन से डिटेल में आपको जो है बताया जाएगा। तो बिल्कुल आप कंसेप्ट को समझिए और देखिए कि किस तरह से फॉर्मूले का यूज़ करके जो है टेस्ट जो है दिया गया है इस बार। और सबसे पहले ये देखिए आप कि कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, जो कंसेप्ट हैं उनके एप्लीकेशंस हैं। तो आपने देखा है कि मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस भी आ गए हैं और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के भी क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अब जो है आपको बहुत ही थॉरोली तैयारी करनी है और इसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस मेरे क्रैश बैच के प्रोग्राम के अंदर से भी हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूं। तो चलिए अभी क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल वाइट पे ये रिलेशन है। अभी देखिए किसी भी यूनिट के अंदर यदि कोई किसी भी यूनिट सेल के अंदर या जो आपका सिस्टम दिया गया है, लैटिस सिस्टम दिया गया है, उसके अंदर जितने यूनिट्स होंगे उसका डबल होता है टेट्राहाइड्रल और उतना ही होता है ऑक्टाहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल वो जो है डबल और ऑक्टाहाइड्रल सेम एज द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि जो यहाँ पे हम ले रहे हैं हेक्सागोनल, ये देखिए आपका हेक्सागोनल यहाँ पे दिया गया है। तो हेक्सागोनल के अंदर जो है आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं इन HCP। नंबर ऑफ यूनिट्स ये तो आपको मालूम है कि 6 होते हैं। इसके बाद जो है टेट्राहाइड्रल यूनिट्स, नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड्स अब कितने हो जाएंगे, ये हो जाता है 2 into n। जैसे मान ली हमने इसको रखा है n, नंबर ऑफ यूनिट्स 6, तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, ये 12। और नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स जो है ये होता है इक्वल टू n। इसका मतलब हमारे पास कितने हैं, 6। ये तो आपको मालूम होगा कि जब हम हेक्सागोनल लैटिस सिस्टम लेते हैं, ये देखिए आप इस तरह से जो है हम लैटिस सिस्टम लेते हैं और जो यूनिट्स होते हैं ये देखिए आप इस तरह से जो है यूनिट्स हम ड्रॉ कर देते हैं, एक बीच में हो जाता है और 3 जो है अंदर में रहता है, याद है ना ये आपको। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये कितना हो जा रहा है, ये जो टोटल है 3 नीचे 3 ऊपर है, तो 1/6 इंटू 12 हो जाएगा प्लस हाफ इंटू 2, ये जो ऊपर और नीचे है। इसके बाद जो है हम लेते हैं +3, तो ये हो गया 2 + 1 + 3, ये टोटल वैल्यू आ जाता है 6। तो यही हमारा n वैल्यू है, नंबर ऑफ यूनिट 6। तो टोटल टेट्राहाइड्रल वाइड्स हो गया 12 और ऑक्टाहाइड्रल वाइड हो गया 6। तो 12 और 6 का मतलब हो गया आपका 4th ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जिरकोनियम एंड हाफनियम। देखिए मोस्ट कॉमन जो है ना ये कंसेप्ट है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये होता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जब आप लेते हैं ZR, ये देखिए ये है ZR और इसके नीचे है HF। तो जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज वहाँ जो है वो जो है बढ़ना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हो गया 72 और इसके पहले जो है यहाँ पे देखिए आपका लैंथनम 57 है और यहाँ जो है गैप जो आ रहा है वो 58 to 71, ये सब है हमारे लैंथेनाइट्स। तो ये जो लैंथेनाइट्स के अंदर जो साइज डिक्रीज हुआ, इतना डिक्रीज हो गया कि अब HF आते आते तक जिरकोनियम के बराबर ही हो गया। तो ZR एंड HF जो है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है हमारा ये जो है सिमिलर साइज हो जाता है। तो आंसर हो गया आपका 3rd। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, यहां पे देखिए फॉर ए गिवन रिएक्शन A to B एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज माइनस। अब ये बताइए डेल्टा H माइनस है, तो यहां पे हम लिखेंगे डेल्टा H निगेटिव, देयरफॉर सबसे पहले देखिए ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। ये देखिए ग्राफ में ये इंडो है क्योंकि रिएक्टेंट से ऊपर प्रोडक्ट हो गया, तो अब इसको ऐसा कीजिए, ये जो है ये B हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इंडोथर्मिक हो गया। इसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट बराबर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट से कम हो गया प्रोडक्ट, तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक, ये भी हो जाएगा इंडो। तो ये स्लाइटली जो है इंडो, ये भी जो है
इंडो ही है, क्योंकि इसका ये और इसका वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट रिलेशन हमें बताना है। तो सबसे पहले जो है डेल्टा एच निगेटिव है, तो अभी आप देखिए यहाँ से जब आप ये वैल्यू लेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे डेल्टा एच जो है हमारा निगेटिव आ गया, डेल्टा एच निगेटिव। क्यों? डेल्टा एच जो होता है ये होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी। तो प्रोडक्ट जो हमारा कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, इसलिए हो गया निगेटिव। तो हमारा आंसर है थर्ड वन। नेक्स्ट, यहां पे टाइटे जो यहां पे ट्रीटियम होना चाहिए, यहां पे ये इसको लिखिए आप ट्रीटियम। ये जो है यहां से आप इसको लिख लीजिए ट्रीटियम है, ये है ट्रीटियम। ट्रीटियम ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे ट्रीटियम है क्या। यहाँ पे ट्रीटियम जो है ये हाइड्रोजन के एक आइसोटोप है, जिसके अंदर जो है आप देखेंगे प्रोटॉन एक है। तो जेड जो होता है एटॉमिक नंबर प्रोटॉन है, उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन जो है ये होता है ए माइनस जेड। मास नंबर कितना 3 माइनस 1, ये कितना हो गया 2। अब यदि हम लेते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे कि जो भी हम यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। अब ये देखिए अल्फा किससे बना हुआ है, प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2। अब बताइए यहाँ पे 2 प्रोटॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन तो 2 है लेकिन प्रोटॉन तो 2 है नहीं, क्योंकि 2 अल्फा 4 हम लिखते हैं तो चार्ज हो जाता है 2 और मास होता है दोनों मिला के 4। ये अल्फा तो इमिट कर नहीं सकता है, इसलिए ये बीटा इमिटर है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए कि हमने 1H3 लिया, अब बीटा का मतलब हो गया -1 बीटा 0, तो अब चार्ज एंड मास तो बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2He3, यहाँ पे आ जाता है 2He3। तो इस तरह से बीटा जब इमिट होता है तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, और ये अल्फा नहीं दे सकता है क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा इमिटर। अल्फा जो है इमिटर नहीं है, ये हो गया बीटा इमिटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बीटा इमिटर। जनरली आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन हो, जो भी हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लेते हैं, चाहे वो कार्बन 14 हो, तो वहाँ पे रेडिएशंस तो आते ही हैं। तो चलिए, इसके पहले कि मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है, जो आपको क्वेश्चन पेपर जो मिले हैं नीट के, उसके अंदर आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस वैसे नहीं है। और देखिए कई जगह जो है लोग बार बार बच्चों को कहते थे कि खाली एनसीईआरटी पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, सारा का सारा मेडिकल हो जाएगा। लेकिन मैं शुरू से कहता था कि नहीं, लास्ट ईयर के पेपर आप भूल जाइए। अब जो पेपर आ रहा है, जो भी आएगा बिल्कुल अच्छा आएगा, क्योंकि वो पेंडेमिक के समय का था, कई फैक्टर्स थे जिसके अनुसार जो है कंफर्टेबल बच्चों को दिया गया था, क्योंकि वो साल भर क्लासेज अटेंड नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी तो ऑनलाइन क्लासेज हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। तो अब देखिए आप पेपर का स्टैंडर्ड अब दिख रहा है ना। तो मैं अपने रेगुलर क्लासेस में भी, चाहे ऐप के थ्रू हो या यूट्यूब के ऊपर भी, मैंने हमेशा कहा है बच्चों को कि आप एनसीईआरटी बुक बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि वो तो टेक्स्ट बुक है, उसको पढ़ना ही है। लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे स्कोरिंग के लिए आपको डिटेल में हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चंस जो हैं कंसेप्ट के एप्लीकेशन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 मैचिंग, तो ये सारे क्वेश्चंस। और एक चीज़ और, मेरे जो क्रैश बैच के प्रोग्राम्स थे और जो मेरे रेगुलर क्लासेस जो ऐप पे चलते हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चन मैं जो टेस्ट कंडक्ट करता हूँ, उसमें से कई क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल आपको लगेगा कि वही मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसलिए जो है आप उन क्वेश्चन पेपर को भी आप अच्छे से बिल्कुल सॉल्व कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और, आप AKSC ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे जो मेरे कई प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि नीट 11, JEE 11, नीट 12 का प्रोग्राम चल रहा है, और जबकि 12 JEE का प्रोग्राम तो यूट्यूब पे फ्री प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, DPP मिलेंगे, और काफ़ी कुछ वहाँ पे जो है आपको मिलेगा। और कोई भी चीज़ जो है,
कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी से आपको सारे वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको एक बहुत अच्छे रैंक्स और बहुत अच्छे रिजल्ट की ज़रूरत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका बीटा इमीटर का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। अब ये मोलर कंडक्टेंस पे क्वेश्चन है, तो आपको मालूम है ना कि यहाँ पे कोलरॉस लॉ भी हम लेते हैं, और कोलरॉस लॉ में हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के ऊपर हम बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें हैं, एक तो NaCl है, HCl है, और एक CH3CONa है। और ये जो CH3CONa है इसको ही हमें निकालना है। तो ये देखिए आपका ये हो जाएगा CH3CONa, और यहाँ पे वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे NaCl का वैल्यू दिया गया है, और ये मोलर कंडक्टेंस है NaCl का। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा HCl, और हमें बताना है कि CH3CONa का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए CH3CONa, तो इसका मतलब जो है आपको CH3CONa, और यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन R यहाँ पे दिया गया है 126.45। इसके बाद आपको जो है HCl का जो है यहाँ पे 426.16 है, और यहाँ पे CH3CONa का कितना है आपका, ये वैल्यू जो है ये भी दिया गया है, और ये है 91.0 यूनिट। ठीक है, और हमें किसका बताना है, यहाँ पे CH3COOH का जो है वैल्यू बताना है। मतलब हमें इक्वेशन को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें CH3COOH आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है हमारा वो क्या है। ये हमारा देखिए CH3COOH, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है तो CH3CO माइनस और H प्लस का लेना पड़ेगा वैल्यू। तो यहाँ से आपको, तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 है और ये 3 है। तो CH3CO के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 लेना पड़ेगा, प्लस H के लिए आपको इक्वेशन नंबर 2 लेना पड़ेगा, और फिर इसका Na और इसका Cl को माइनस करना है, तो आपको इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 और 1 का वैल्यू क्या है। तो ये देखिए आपका 91.0, इसमें प्लस 426.16 और ये माइनस, तो ये जो है आपका वैल्यू CH3COH का आ रहा है, और माइनस हो गया 126.45। ठीक है, अब चलिए इसके वैल्यूज को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 91 प्लस 426.16, उसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 126.45, आपका वैल्यू आ रहा है 390.71। इसका मतलब हो गया आपका सेकंड आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं द मैक्सिमम टेम्परेचर। जो ब्लास्ट फर्नेस है, आप देखेंगे लोअर जो पार्ट होता है वहां पे नियरली 1600 जो है डिग्री सेल्सियस का जो है, या 1600 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर है वो आता है 2200 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन को अब समझने के लिए आप ऐसा देखिए, ये देखिए ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस था, याद होगा आपको। आयरन के ब्लास्ट फर्नेस में हम इस तरह से लेते हैं, और यहाँ से जो है ये डायरेक्ट यहाँ से हॉट एयर हम लोग पास करते थे, यहाँ पे हॉट एयर सेंड किया हमने, हॉट एयर, और यहाँ पे 1600 केल्विन, और यहाँ पे कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है, ये ऐसा करके, और यहाँ से जो ये 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन होता है, इस तरह से करके, और वेस्ट गैसेज यहाँ से निकल जाता है। तो ये जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हम देखते हैं कि 2200 तक का जो है ये ऐसा आता है, लोअर बॉटम पार्ट में होगा। तो आपका आंसर जो है यहाँ से आ गया सेकंड वन। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट है द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेयर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो जो कंपाउंड्स हैं पहले लिख लेते हैं। एक तो ग्लूकोज हो गया, इसके बाद आपका ये यूरिया है, और इसके बाद एक और जो है यहाँ पे सुक्रोज है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब क्वेश्चन जो है आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, ऑस्मोटिक प्रेशर से है। तो आप क्या लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। इसमें ये क्या है, आपका हो गया मोलर कंसेंट्रेशन। देखिए R and T तो आपका कांस्टेंट है,
और ये जो है 250 ml बिल्कुल फिक्स है। ये देखिए ये भी 250 ml है, इसके बाद ये भी 250 ml है, ये भी 250 ml है। मतलब आप सिर्फ नंबर ऑफ मोल को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर नंबर ऑफ मोल्स, और यहां लिख देंगे वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम यदि अलग होता तो फिर हमें तो कंसंट्रेशन अलग से निकालना पड़ता। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो यहाँ पे ग्लूकोज, और ये वैल्यू कितना है आपका 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180। तो आप इसको लिख सकते हैं वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 180, और सारे जो है 10 ग्राम ही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यूरिया है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम यूरिया ले लेते हैं। यूरिया, और यूरिया का जो है ये भी 10 ग्राम है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 है, तो आप इसको लिख लीजिए ऐसा, मॉलिक्यूलर वेट 60। इसका बाद नेक्स्ट हमारे पास सुक्रोज दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे सुक्रोज, ये भी 10 ग्राम है लेकिन होता है 342, मॉलिक्यूलर वेट 342। तो यहाँ पे जो है जो सबसे हल्का, मतलब वो जो 60 है भाई, 10 न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा हैं, यूरिया के हैं। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा वो हम देखते हैं। ये देखिए ये जो है सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ये जो है ये वाला देगा P2, इसके बाद ये हो जाएगा P1, और इसके बाद हो जाएगा ये P3। ये जो है ऑर्डर होगा, तो आपका P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P3, तो आपका आंसर है फर्स्ट वन 213, यस 213। इसके बाद अब देखिए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। अब देखिए कार्बन और X हैलोजन के बीच में बॉन्ड है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ पे जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो ये देखिए CF हो जाएगा, C थोड़ा सा बड़ा हो गया CCl, इससे थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड हो गया Br, इससे और बड़ा बॉन्ड हो गया आयोडीन। तो जैसे से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है बॉन्ड वीक होते जाता है। और यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी। जब बॉन्ड छोटा है तो आपका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। तो ऑर्डर जो है यहां से हम देखेंगे, ये लिखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस, इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, आपका आंसर हो गया सेकेंड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास BF3 प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बोरॉन का स्ट्रक्चर है क्या। यहां पे हम बोरॉन का स्ट्रक्चर देख लेंगे। ये देखिए बोरॉन, और इसके बाद ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp2, ये फ्लोरीन है। तो सबसे पहले बोरॉन का जो है हाइब्रिडाइजेशन हमने कैसे निकाला, ये देखिए ये बोरॉन 1 2 3, और यहां से एक फ्लोरीन, यहां से एक फ्लोरीन, यहां से एक फ्लोरीन। आप देख रहे हैं बॉन्ड पेयर कितना आ गया 3, लोन पेयर है नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर 3, और यहां से हमें मिलता है हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब बोरॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये यूज हो रहे हैं, तो 3 + 3 कितने हो गए 6। इसका मतलब है sp2, और यहाँ पे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ये देखिए आप इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ये ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या होगा इस तरह एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोट के, इस डिटेल में इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आप जब नोट्स को लें तो आपको सारा चीज जो है आपको कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो गया और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब आपका आंसर है थर्ड वन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यहां पे विच अमंग द फॉलोइंग, अच्छा करेक्ट रिलेशन आपको बनाना है मोलर हीट कैपेसिटी का। तो ये तो बहुत ही कॉमन रिलेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, Cp - Cv = R। ठीक है, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, डिफरेंस हमेशा जो है R आता है। तभी आप देखिए मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, सबके लिए जो भी वैल्यूज लिखते हैं उस पर डिफरेंस जो है आता है R। तो Cp - Cv = R आपका सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड वन विच इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक। अब देखिए कोवेलेंट होगा वही तो ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट होगा।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड जो है ये आपका हो गया आयनिक, स्ट्रोंशियम ये भी है आयनिक, मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी आयनिक, और ये जो बेरिलियम है ये होता है कोवेलेंट। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, तो कोवेलेंट, वन विच इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ये हो गया बेरिलियम क्लोराइड। देखिए BeCl2 के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं, और एक जो है मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था BeCl2 के स्ट्रक्चर, और क्लास में भी बताया था कि सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक चेन है, और 1200 केल्विन के ऊपर जो टेम्परेचर है उसमें मोनोमेरिक होता है, लेकिन 1200 के नीचे वेपर फेज में है तो वो होता है डाइमर, और वो क्वेश्चन इस बार आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, अच्छा ये जो है इंपिरिकल फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो हम यहाँ पे इंपिरिकल फार्मूला हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो ये कार्बन, इसका हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो ये कितना है, वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो चलिए वेट कितना दिया गया है, अब परसेंटेज, अब ये 100% यदि हम मान लिए कि हमारा टोटल परसेंटेज में, तो यहाँ पे दिया है कार्बन इज इक्वल टू 78 और हाइड्रोजन हो गया ये 22, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, वेट 78 डिवाइडेड बाय 12, 6.5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, इसका नंबर ऑफ मोल देख लेते हैं। तो वेट कितना दिया गया है, रिमेनिंग 22, ये तो हमारा 22 हो गया, और डिवाइडेड बाय जो है वेट जो है 22 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहां पे आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका 78 हो गया है, ये तो 20 हो गया, और यहां पे एटॉमिक वेट जो है हमको जो लेना है, तो इससे वैल्यू आ जाएगा आपका 22। तो हम इसको क्या करेंगे, अब प्रपोर्शन निकालेंगे। प्रपोर्शन जो है नंबर ऑफ कार्बन इज टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये देखिए 6.5 इज टू 22 है, तो ये जो है अप्रॉक्सीमेट जो है, आप इसको 1:3 ले सकते हैं, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू वो भी आपको लिख देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 22 डिवाइडेड बाई ये 6.5, ये आता है आपका 3.38 ऐसा करके। तो यहां पे आपको देखना है कि 78 जो आपका परसेंटेज था, तो कार्बन का जो है 6.5 आ गया था, और यहां पे हाइड्रोजन जो है ये 22% है, और इसका परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ही हम लेते हैं, तो ये 22 आ जाता है। तो यहां पे डिवाइडेड बाय आपका जो वैल्यू है 6.5 से ये आ जा रहा है 3.38। अब ये 3.38 का मतलब हो गया, कार्बन यदि एक है तो हाइड्रोजन आपका 3 है, तो ये CH3 जो है आपका आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है 3.38। तो अब ये तो फ्रैक्शनल नहीं लेंगे तो 3 ले लेंगे, तो CH3 आंसर आ गया। इसके बाद फिर अब देखिए नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज, अच्छा नोबल गैसेज देखिए, सबसे पहले तो इनर्ट गैसेज क्योंकि इनर्ट इन नेचर हैं, नोबल गैसेज क्योंकि ये बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को फॉलो करते हैं, रेयर गैसेज क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर रेयर क्वांटिटी में है, रेडॉन छोड़ के, क्योंकि रेडॉन तो एटमॉस्फेयर में है ही नहीं। अच्छा ये गैसेज हैं, तो गैसेज हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहां पे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये जो दिया गया है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ये तो गैसेस ऑलरेडी है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है द pKb ऑफ डाइमेथाइलएमाइन एंड pKa। अच्छा यहां पे देखिए आपके पास pKb वैल्यू दिया गया है, pKa भी दिया गया है, और वैल्यूज हैं ये 3.27 एंड ये है 4.77। फिर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द pH ऑफ डाईइथाइल अमोनियम एसीटेट, मतलब अब जो है हम ले रहे हैं pH ऑफ साल्ट और यही एसिड और बेस से भरा हुआ है, तो pH क्या होता है 7 + ½ और ये वैल्यू होता है pKa - pKb। इट इज द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे कि 7 प्लस ये हो जाएगा ½ pKa वैल्यू है 4.77 - 3.27, तो ये होगा 7 प्लस ये ½ हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 0 है 5 है 1.5, तो ये 7 + 0.75 हमारा आंसर है 7.75।
0.75। ये बिल्कुल क्लियर है। तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, साल्ट हाइड्रोलिसिस पे पीएच पे क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट, द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ टिंडल इफेक्ट। अब ये बताइए टिंडल इफेक्ट इन ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है। आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है। सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन ये आया कि जब हम लाइट का स्कैटरिंग देखते हैं पार्टिकल से, लाइट का स्कैटरिंग यही होता है टिंडल इफेक्ट। और जब आप देखते हैं कि पार्टिकल्स तो जिग जैग मोशन में मूव कर रहे हैं, वो होता है ब्राउनियन मोमेंट। अब देखिए, जब रात में आप बाइक चलाते हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आप देखते हैं कि ढेर सारे जो है डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, क्योंकि हेडलाइट में वो चमक रहे हैं। डे टाइम में उससे ज़्यादा डस्ट है, लेकिन हमको नहीं दिखता है। तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द पार्टिकल, ये जो होता है टिंडल इफेक्ट। और जो ब्राउनियन मोमेंट जो जिग जैग है, वो कहलाता है आपका ब्राउनियन मोमेंट। जैसे आपने देखा, एक डार्क रूम हो और एक छोटा सा होल हो, वहां से लाइट ऐसा आ रहा हो, तो बिल्कुल आपको सारे पार्टिकल स्कैटरिंग वाले दिखेंगे। मतलब हमें कोलाइडल चाहिए, सस्पेंशन चाहिए, जहां से आपको दिखेगा, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा। तो हम देखते हैं कि NaCl सॉल्यूशन जो है ये कैसा है, ये है ट्रू सॉल्यूशन, ये भी है ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन स्टार्च जो है ये हमारा आ गया कोलाइडल। तो इसलिए हमारा आंसर है थर्ड वन। अब यूरिया भी डिसॉल्व हो जाता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो ये कोलाइडल जो है, वहां पे आप ब्राउनियन मोमेंट भी देखते हैं और वहां पे टिंडल इफेक्ट भी देखते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन। अब ये बताइए, HF से हम HI जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहा है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाता है वीक होते जा रहा है। तो जब बॉन्ड वीक होगा तभी तो H जो है प्लस इजीली निकलेगा। इसका मतलब जो है स्टेटमेंट जो है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन एज HF। तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है ना, ये हो गया ट्रू, ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिक्रीजेज एंड सो। हाँ भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो डिक्रीज होगा ना। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे हमने देखा ना, C और F, C एंड I के बीच का बॉन्ड, यदि बॉन्ड बड़ा हो गया तो वीक हो गया। अब बड़े से स्टिक को लीजिए, इजिली तोड़ देंगे, छोटा स्टिक लीजिए तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील होता है हमें। तो ये भी है हमारा ट्रू स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही जो है आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। हमें जो है बताना है कि स्टेटमेंट कौन कौन सा है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो आपका हो गया आंसर फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए, इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट आयन। जब भी क्लास होता था EDTA का, मैं बार बार स्ट्रक्चर बनाता था और बताता था कि डोनर साइट कौन कौन से हैं। फ्लेक्सीडेंटेट का एग्जाम्पल है, पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, जब हमें लिखना है इथिलीन, तो आपको मानो डबल बॉन्ड होता तो इथिलीन होता। अब एक बॉन्ड हटा दिए तो ये बॉन्ड ऐसे क्रिएट हो गए। अब इसके बाद इथिलीन हो गया। डाइअमाइन के लिए N, ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये हो गया डाइअमाइन। ये हाइड्रोजन इसको हटा दिए हमने, और इसके बाद हटाने के बाद जो है यहां से हम ले रहे हैं, ये देखिए CH2COO Na, CH2COO, और यहां पे माइनस हो जाएगा। अब जैसे एसिटिक एसिड लेते हैं CH3CONO, इसका हम वो हटा देंगे, एसीटेट CH2। अब ये CH3COO नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, क्योंकि बॉन्डिंग यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा CH2CO माइनस, CH2CO माइनस। अब ये देखिए, डोनर साइट्स कौन कौन से हैं। 2 तो नाइट्रोजन है और 4 जो है ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हेक्साडेंटेट, ये है हमारा हेक्साडेंटेट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बाय नाइट्रोजन एंड 4 बाय जो है ऑक्सीजन है हमारा। तो देखते हैं कौन सा हेक्साडेंटेट लिगेंड विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर आइटम्स। बिल्कुल आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखिए, ग्राफ यदि PV में होगा ना, तो ये इस तरह का ही ग्राफ होगा। इसका मतलब ये दोनों में ही हमें रिलेशन ढूंढना है। ये तो होगा नहीं, इसको आप काट दीजिए, इसको भी आप काट दीजिए, क्योंकि PV ग्राफ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये ऑर्डर टेम्परेचर का बिल्कुल उल्टा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T।
भाई P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ग्राफ आ चुका है। अब P एंड T के बारे में करना है, तो एक काम करते हैं, इसके P को जो है हम यहां पे अलग ले लेते हैं, प्रेशर बिल्कुल एक कर देते हैं। ये देखिए आप, ये प्रेशर हो गया, ये प्रेशर हो गया, प्रेशर हो गया। तो अब यहां पे, और यदि मान लिया आप इस तरह से जा रहे हैं, ये देखिए, तो वॉल्यूम, तो ये प्रेशर इतना 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 हो गया। अब आपको मालूम है कि जब प्रेशर कम है, इसके लिए देखिए ये ग्राफ में प्रेशर कम है। चलिए इसको हटाइए, अब इसको ही देखिए आप, ये देखिए ये प्रेशर कम है यहाँ पे, तो टेम्परेचर भी कम है। और प्रेशर जब ज्यादा हो गया, प्रेशर जब ज्यादा है, तो देखिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये देखिए प्रेशर जो है बढ़ गया, यहाँ पे प्रेशर कम था, ये प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो हमारा ग्राफ है फोर्थ वन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है तो डिफरेंट टेम्परेचर का ये रिलेशन था। इसका द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट, जैसा मैंने आपको बताया सॉलिड स्टेट के अंदर ये पॉलीमेरिक है, और वेपर फेज में क्या है वो भी आपको एग्जांपल बताता हूं। तो यहां पे हम लिख देंगे सॉलिड। सॉलिड फॉर्म में आपको दिखेगा BCl BeCl, ये देखिए इस तरह से जो आपका जो है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ये चलते जाता है, ये इस तरह से हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, इसके बाद यदि हम टेम्परेचर लेते हैं अबव, तो यहां पे देखिए सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज का किया है, तो यहां पे वेपर फेज, वेपर फेज में जब आप यहां पे लेते हैं लेस देन 1200 केल्विन, तो ये डाइमर होता है। तो डाइमर कैसा होगा, तो एक काम करता हूं, यहां पे मैं सिर्फ लिखता हूं ये डाइमर है, और स्ट्रक्चर वहां पर बना देता हूं, ये डाइमर हो गया। और ग्रेटर देन 1200 केल्विन, तो ये होता है मोनोमर। अब हम देखेंगे कि ये डाइमर और मोनोमर के जो है एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। ये देखिए आप, ये हो गया Be, ये Cl2। ठीक है, ये तो आपको मालूम है कि ये 180 डिग्री होता है, और ये है लीनियर टेम्परेचर है अबव 1200 केल्विन। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे यहां पे, यदि मान लिए हमने लिया है BeCl2 और ये डाइमर फॉर्म में, और ये जो डाइमर है ये होता है टेम्परेचर लेस देन 1200 केल्विन, बट इन वेपर फेज। अब ऐसा नहीं कि 1200 केल्विन तो है, हम 0 केल्विन लेके बैठ गया, 10 केल्विन लेके बैठ गए, ये वेपर फेज होना चाहिए। तो बताइए सॉलिड में कौन सा है, ये चेन है, और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है वेपर फेज में डाइमर, क्योंकि लीनियर का यहाँ डाइमर लीनियर है, तो चेन के साथ कॉम्बिनेशन हमारा ये डाइमर का ही है, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहां पे देखिए कई बार दिमाग में गैलियम का आता है, तो गैलियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है 29.3 और 29.5 डिग्री सेल्सियस ऐसा करके, और यहां पे हम रूम टेम्परेचर जो है अप्रॉक्सीमेट 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया रूम टेम्परेचर भी एक ऐसा ही है, देयरफॉर एट रूम टेम्परेचर इट इज सॉलिड। तो फिर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन सा है, हमारा है मर्क्यूरी, देयरफॉर मर्क्यूरी इज डिस्टिल्ड। तो यहां पे डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड। और एक चीज और है, ये इसको हम रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, इसको कहते हैं रिपीटेड डिस्टिलेशन। तो यहां पे ये हो गया रिपीटेड डिस्टिलेशन, और ये करीब 99.999% जो है हमें मिल जाता है। और यदि गैलियम की बात करें तो ये जो है बाय जोन रिफाइनिंग मिलता है,
यहां से हम लिखेंगे गैलियम बाय जोन रिफाइनिंग। देखिए हाथ पे जो है गैलियम मेल्ट हो जाता है, लेकिन हमारा नियरली 37 डिग्री सेल्सियस का बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए जो है हम गैलियम पे नहीं जाएंगे, हमें मर्क्यूरी देखना है, क्योंकि लिक्विड रूम टेम्परेचर पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये देखिए आप Hg का मेल्टिंग पॉइंट जो है -38.5 ऐसा करके -38.5 डिग्री, अब चेक कर लीजिएगा, काफ़ी कम है, इसलिए ये जो है लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पे। ये जो है समर में हो जाएगा मेल्ट या हाथ पे मेल्ट होगा, लेकिन 29.5 डिग्री सेल्सियस बता रहा है कि हम गैलियम को नहीं ले सकते हैं, हमें मर्क्यूरी के ऊपर ही जाना है, और यहाँ पे हो जाएगा डिस्टिलेशन। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हमारे पास मालूम है कि लैटिस सिस्टम कितने होते हैं, यहाँ पे देखिए आप लैटिस, यहाँ पे लैटिस सिस्टम पहले हम लिख लेंगे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए ही हमें। लैटिस सिस्टम होता है 7, और यहाँ से हमें मिलता है क्रिस्टल लैटिस मिलते हैं हमारे पास 14। और ये पूछा जाएगा ऐसे इतने कितने हैं जिसमें कि बॉडी सेंटर्ड यूज होता है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, जब आप लेते हैं क्यूबिकल तो याद कीजिए बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है। इसके बाद टेट्रागोनल, इसमें भी बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है। इसके बाद जो है ऑर्थोरोम्बिक मैच बॉक्स, ऑर्थोरोम्बिक, इसमें भी जो है बीसीसी होता है। तो ये हमारे पास 3 है जिसके अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है, तो हमारा आंसर है 4th वन। नेक्स्ट जो है ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, अच्छा ये ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड आ गया, तो जो जो चीजें दी हुई हैं वो मैं देखता हूं। ये देखिए न्यू जो है फ्रीक्वेंसी दिया है 1368, और ये है किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, किलो है। इसके बाद वेवलेंथ दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन, वो वेवलेंथ पूछा जा रहा है। और यहाँ पे जो है सी जो दिया है, स्पीड ऑफ लाइट जो है, ये देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁻, आपका ओ यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में रहेगा ये, और यहाँ पे आप लिख दीजिए ये ऐसा 10⁸, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/λ होता है, तो ये आपको मालूम है न्यू इज इक्वल टू c/λ, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय न्यू। c कितना है 3.0 इंटू 10⁸ है, और यहाँ पे ये दिया गया है 1368 इंटू 10⁻3। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको 3000 बना दीजिए, 10⁻5 हो जाएगा, और ये 1368 इंटू 10³ तो अब देखते हैं कि कितना आ रहा है वैल्यू, 3000 डिवाइडेड बाय, तो ये आपका हो गया 3000 डिवाइडेड बाय 1368, और ये वैल्यू आ रहा है 2.19, ये देखिए 2.19 इंटू 10² हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 219। अच्छा इसके बाद जो है 2.19 और 29 भी है यहाँ पे, तो चलिए इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 2.19 29 इंटू 10², तो ये इसको राउंड फिगर कर देते हैं तो 219.3 आ जाता है, तो 219.3 ये वैल्यू ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का जो है वो रूल यूज किया गया है कि 2 के बाद यदि 9 आ गया है तो आप इसको जो है राउंडेड ऑफ 3 कर सकते हैं, तो 219.3 तो सिग्निफिकेंट फिगर के यूज किया, नहीं तो देखिए 2 भी यहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। ये जो है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस का रिएक्शन, ये देखिए आप, हम लेते हैं एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। थर्माइट वेल्डिंग में तो हम Fe2O3 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये Cr2O3 ले रहे हैं, और यहाँ पे रिएक्शन जो है ये हो जाता है Al2O3 + 2Cr। तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस जो है वहाँ पे याद कीजिए आप, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमने एक क्रूसिबल लिया था, ये
और यहां से जो है याद कीजिए ये था इग्निशन मिक्सचर, इग्निशन मिक्सचर था। और यहां पे ये जो देखिए ये था हमारा थर्माइट, थर्माइट जहां पे एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 1:3 था। और हमने यही कहा था कि आयरन ही नहीं बाकी चीज़ों को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन एक था, मैग्नीशियम रिबन, और यहाँ से जो है ये कोई भी आयरन रेल जो ब्रोकन है उसको हम वेल्ड करते थे, ठीक है। तो वहाँ का ये रिएक्शन था एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस का है। हमारा आंसर हो गया सेकेंड वन। नेक्स्ट देखते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, ओके लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स के बारे में बात हो रही है। देखिए लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप जानते हैं, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन जानते हैं। और यहाँ पे जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सारे के सारे कलर्ड होते हैं कंपाउंड, तो यहाँ पे दिया गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं कहाँ पे, ये देखिए ये कलरलेस दे दिया गया, ये कलरलेस की वजह से हो गया ये रॉन्ग, क्योंकि ये सारे के सारे कलर्ड होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो सेकंड हमारा ऑप्शन है आंसर। इसके बाद मैच द लिस्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 4 क्वेश्चन को एक साथ क्लब किया गया। पहले क्या होता था कि PCl5 पूछा जाता था कि भाई PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SF6 में, BRF5 में क्या है, BF3 में, और यहाँ सारा का सारा पूछ दिया गया। मतलब आपका टाइम भी बढ़ गया, डिफिकल्टी लेवल भी क्वेश्चन का बढ़ गया, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम PCl5 देखते हैं कि क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, आप मेरे वीडियो को देखिए जहाँ पे हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, और कई जो है कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन जो है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसको देखिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये जो PCl5 है ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब हो गया कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये आपका हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये फास्फोरस है, ये 3 क्लोरीन, ये 2 और हो गया, ये हो गया 5, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये PCl5। इसका SF6 देखेंगे तो ये जो है SF6 जो है ऑक्टाहेड्रल होता है या स्क्वायर बाइपिरामिडल, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल हो गया, तो आपका ये हो जाएगा SF6 हम लेते हैं। ये देखिए SF6 ये होता है sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको कहते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा S, और ये 6 जो है फ्लोरीन हम यहाँ पे ले लेंगे, तो इसका मतलब हो गया इसका मैचिंग ये हो गया। इसका BF3 तो बिल्कुल आपको याद है कि बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो चलिए उसको पहले ले लेते हैं। इसका अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कि नेक्स्ट क्या बचा हुआ है। ये देखिए BF3 हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, तो यहाँ पे BF3 हो जाएगा sp2, और ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। BF3 का भी हमने स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन में निकाला है, ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद हमारे पास बचा है BRF5, तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए BRF5 जो है ये होता है sp3d2, और ये होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह के स्ट्रक्चर, और यहाँ पे देखिए Br हो गया, और यहाँ पे ये जो आपका फ्लोरीन, वहाँ पे फ्लोरीन यहाँ, और यहाँ पे नीचे एक लोन पेयर। तो अब देखते हैं हमारे पास A का जो होना चाहिए 4, तो A का 4 यहाँ भी है, ठीक है। हम BF3 को देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर D का होना चाहिए 2, तो D का 2 ये नजर आ गया, A का 4 ये नजर, B का 3 देखते हैं, B का 3 बिल्कुल यही है, और C का 1 ये सही है। इसका मतलब हमारा आंसर है फर्स्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैच करना है आपको। ये देखा जाए तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इनऑर्गेनिक तो यहाँ भी है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए 2SO2 प्लस O2 एंड SO3, ये जो ट्रोपोस्फीयर, जो एटमॉस्फेयर का जो लोअर पार्ट है, जो लोअर एटमॉस्फेयर जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये जो है पॉल्यूटेंट्स हैं। तो हम देखेंगे कि A का जो है ये आ जाएगा 4। इसके बाद HOCl से OH एंड Cl मिला। अब ये क्या करेगा, ये जो है ओजोन को डिप्लेट करता है, तो यहाँ पे ओजोन का डिप्लेशन तो B
ये हो जाएगा आपका 3। इसका CaCO3 गिव्स H2SO4 प्लस Ca। अब ये CO2 मिला है, अब ये CO2 की वजह से जो है ना ये हमारा हो जाएगा एसिड रेन का कंट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा एसिड रेन का कंट्रीब्यूशन। इस वक्त NO2 प्लस NOO। अब ये याद कीजिए PAN परऑक्सी एसिल नाइट्रेट, ये जो पैन जो था एक बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट था। आपने फोटोकेमिकल स्मॉग वगैरह पढ़ा है ना, तो पैन इसके अंदर है, तो ये जो है हमारा स्मॉग के अंदर आ जाएगा। ये देखिए स्मॉग आ गया। और ये PAN क्या है वो बताता हूं। PAN इज फोटोकेमिकल स्मॉग, और इसको कहते हैं परऑक्सी एसिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिल नाइट्रेट यहां पे लिख लीजिए, और यहां फॉर्मूला हो जाएगा CH3COO। और देखिए एक और O यहां आ रहा है, तो इसलिए NO3 जैसा नाइट्रेट लिख रहे हैं कि परऑक्सी लिंकेज है, तो इस CH3COO 3 बार है, ये NO2 हो गया। ये हो गया आपका जो है पॉल्यूटेंट PAN हो गया। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग के एग्जांपल। तो अब देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। फर्स्ट A का होना चाहिए 4, A का है हमारे पास 4, तो चलिए इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको देखते हैं। A का 4 राइट है, B का 3 ये भी राइट है, C का 1, C का आपका जो है ये हो गया 1, ये भी सही है, और D का हो गया 2, तो आपका आंसर जो है ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे भी जो है मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखा जाए तो पहले जो आते थे 4 ऑब्जेक्टिव MCQ, उनको क्लब करके जो है मैचिंग, और यही कारण है कि मैं बार बार मैचिंग स्टेटमेंट इस तरह के ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन कराता था। और कई लोग कहते थे कि मैचिंग तो आता नहीं, क्यों कराते हैं, ट्रू एंड फॉल्स तो आता नहीं है, स्टेटमेंट 1 2 तो आता नहीं है। भाई जब कंसेप्ट को क्लियर करना है तो इन चीज़ों का प्रैक्टिस जरूरी है, और देखिए इस बार आ चुका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं FeCN6 3 माइनस जो है। अब ये बताइए Fe+3 है यहाँ पे, तो एक एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए FeCN6 और ये 3 माइनस है, और ये D5 जो होता है ना, ये देखिए इसमें जो है इस तरह से हो जाता है। ये देखिए 2 2 4 और 1 5 हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है ये यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ पे आता है D2sp3, यहाँ से S हो जाता है, और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेड। देखिए 1 अनपेड होगा तो 1.7 समथिंग आएगा, 2 अनपेड है तो 2, 3 अनपेड है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 अनपेड तो 5 पॉइंट समथिंग। ये एग्जैक्ट वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वैल्यू जो है एक अनपेड से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए जो मोस्ट कॉमन हमें मालूम है कि ये जो है FeCN6 4 माइनस, ये चारों के चारों भाई Fe+2 का मतलब हो गया D4, D6 में जो है हमारे पास पूरे के पूरे जो है ये अनपेड, ये Fe+3 है ये, इसलिए D5 हमने लिया है। और यदि हम यहाँ पे FeH2O6 3+ ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखिए 3+ का मतलब हो गया Fe5, और पूरे के पूरे पांचों अनपेड रहेंगे क्योंकि ये वीक है, तो 5 पॉइंट ये चला जाएगा इस पे। इसके बाद FeCN6 4 माइनस, ये जो है हमने लिया है, ये जो है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है। ये देखिए यदि आप यहाँ से यदि D आप लेते हैं, ये हमारा C है, C के लिए ये हमारा था A, ठीक है ना। C में जब Fe+2 ले रहे हैं तो ये D6 है, और D6 का मतलब होता है यहाँ पे 2 4 6, ये पूरा का पूरा जो है ये पेयर हो जाता है, और यहाँ पे sp3 ऐसा लेते हैं तो ये हो जाता है D2sp3, लेकिन n = 0, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हो जाएगा 0। तो FeCN6 4 माइनस ये हो जाएगा 0 बोर मैग्नेटन। इसके बाद आपके पास तो एक ही बचा हुआ है, यहाँ पे 2+ का मतलब 4 अनपेड, ये वीक लाइगेंड है, तो 4 अनपेड का मतलब हो गया 4। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। A का होना चाहिए 4, A का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओ तो ये दोनों होल्ड पे है। ठीक है, इसके बाद जो है सेक B का होना चाहिए 1, तो B का 1, अच्छा ये हो गया, ये भी मैच हो गया है। C का 2 ये भी मैच हो गया। D का 3 ये भी मैच, आपका आंसर हो गया 4th वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब
फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस तरह से हम लोग ले रहे हैं इक्वल। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपको काउंट करने हैं, और वो कैसे, जो यहाँ पे नंबर ऑफ जो दिए गए हैं चार्जेस उसके अनुसार आपको करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं O2 माइनस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 प्लस 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद F माइनस, एटॉमिक नंबर 9 प्लस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये तो हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब है Na प्लस एंड Mg2 प्लस। तो चलिए Na प्लस लेते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक चला गया, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद Mg2 प्लस, एटॉमिक नंबर 12 है, और प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो इसका मतलब ये भी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं, थर्ड सेट क्या है हमारा। यहाँ पे Mn प्लस 2 है, Mn प्लस 2, एटॉमिक नंबर Mn का होता है 25, तो 25 में से 2 चला गया तो बचा 23। इसके बाद आयरन लिखते हैं, आयरन जो है यहाँ पे 3 प्लस दिया गया है, तो 2 प्लस 3 प्लस जैसा भी लिखना चाहें आप लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयरन का होता है एटॉमिक नंबर 26, यहाँ पे 3 चला गया तो यहाँ पे बचा 23। ठीक है, इस बार फोर्थ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे Fe प्लस 2 है, तो 26 में से 2 चला गया तो ये बचा 24, 24, और यहाँ पे लेते हैं Mn प्लस 2, 25 में से 2 चला गया तो बचा 23। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये भी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड वन वाला नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हमारा आंसर कौन सा है, ये फोर्थ वन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन दिया गया है, तो जो जो चीजें दी हैं वो हम लिखेंगे। ये देखिए सबसे पहले देखते हैं कि C का वैल्यू कितना दिया है। C है मोलर कंसंट्रेशन, C इज इक्वल टू 0.007, हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻³ अब ये मोलरिटी मोल पर लीटर हो गया। ठीक है, इसका अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, तो यहां पे हम लिख देंगे मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का कितना है, यहाँ पे 20 यूनिट। इसके बाद व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखिए ये तो हमारा कैलकुलेटेड हो गया। अब यहाँ पे मान लिए कि हम ले रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो ये जो है वैल्यू दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ आप थोड़ा सा इसको चेंज कीजिएगा, ये जो है जीरो जैसा जो है ना ये ऊपर में आता है, मतलब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला चीज ये आ जाता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से, और हम लिख देते हैं यहाँ इस तरह से, ये देखिए ये ऐसा 0 0। ठीक है, तो अब एसिटिक एसिड का कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि कितना है। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी या तो आप लिख सकते हैं 0, इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, 0 का मतलब हो गया 0 कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CO माइनस प्लस ये जो है आ जाएगा H प्लस। जो वैल्यूज दिए गए हैं, एक है हमारे पास 350 और प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो चलिए अब अल्फा देखते हैं कैसे निकालते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा होता है यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन है उसका वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वाला वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एम कितना है यहाँ पे दिया गया है 20, तो ये जो है वैल्यू दिया गया है 20 डिवाइडेड बाय ये आपका है 400.05। ठीक है, ये आ गया अल्फा वैल्यू। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। या देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें निकालना है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होगा K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। हम उसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू
तो ये पहला हो गया है सी अल्फा स्क्वायर। सी कितना है 7 इंटू 10⁻³ इंटू, अच्छा इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना 5 इंटू 10⁻² कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 इंटू 10⁻³ है और ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4। तो ये कितना हो जाएगा, ये 175 और इंटू 10⁻³ है और ये जो है 10⁻² है। तो आपका 1.75 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है। तो थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा। सी अल्फा स्क्वायर आपका जो है अल्फा है 5 इंटू 10⁻², तो 25 इंटू 10⁻⁴ हो चुका है 175। और यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर आ गया है, मोल पर लीटर हो गया यहाँ पे। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो 20 हमारा पास ये था डिवाइडेड बाय 400 था, तो ये कितना हो गया है 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर 25 175। अब इसी को जो है हम एक्सपोनेंट को सिर्फ चेंज कर देते हैं। ये जो 10⁻⁻7 है, यदि हम इसको 1.75 कर दें तो ये 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -5। देखिए डिवाइड किया हमने, मल्टीप्लाई किया तो 1.75 इंटू 10⁻⁵, तो आपका आंसर जो है 3rd है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर। अच्छा यहाँ पे टोटल प्रेशर पूछा जा रहा है और यहाँ पे मिक्सचर जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से गैस का है यहाँ पे। तो यहाँ पे O2 है, ये देखिए O2, और O2 का आपको मालूम है कि यहाँ पे वेट क्या दिया गया है 4 ग्राम, वेट 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। यहाँ से आपको मिल जाएगा N इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 4 डिवाइडेड बाय 32, 1/8 का मतलब 0.125। इसके बाद 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसके बाद हम लेंगे हाइड्रोजन। तो चलिए ये हो गया हाइड्रोजन, वेट है 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम, तो N2 आ गया आपका 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 1। तो टोटल मोल्स कितना है वो देख लेते हैं। टोटल मोल्स 0.125 था और ये +1, ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 1.125। और पूछा गया है टोटल वॉल्यूम जो है 1 लीटर है, तो इसके अंदर प्रेशर कितना होगा। तो द टोटल प्रेशर पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब कैलकुलेशन ऐसा करेंगे P इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाय V। ये क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 RT, और V कितना है 1 लीटर है, तो 1 हो ही गया ये। तो ये कितना हो जाएगा 1.125 इंटू, अब ये देखिए 0.082 नहीं 0.082 ही दिया गया है, और टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है 273। चलिए इसको भी चेक करेंगे। तो ये वैल्यू है आपका 1.125 इंटू 0.082 इंटू 273, ये वैल्यू आ रहा है 25.18। तो 25.18 यहाँ पे दिया गया है, आपका आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट अब देखते हैं द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये देखिए हमारे पास एक जो है उसको हम ले रहे हैं बेंजीन प्लस ऑक्टेन। ठीक है, तो यहां पे दिया है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो, ये 3:1 दिया, 3:2 दिया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 280, ये देखिए, और यहां पे ऑक्टेन का दिया गया है 4। तो इसका मतलब P0 बेंजीन जो दिया गया है वो है आपका 280, और इसके बाद P0 ऑक्टेन ये आपको दिया गया है 420 mm का। ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, जब दोनों को आपने मिक्स किया तो बेंजीन के लिए ऑक्टेन जो है ये है सॉल्यूट, और ऑक्टेन के लिए बेंजीन है सॉल्यूट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। ये देखिए आप P0 माइनस P डिवाइडेड बाय
पी नॉट, ये किसका आप ले रहे हैं, बेंजीन का, तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लेना पड़ेगा, ऑक्टेन। इसके बाद इसी तरह से जब आप लेंगे पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट और आप ले रहे हैं ऑक्टेन, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मैंने इसको चेक कर लिया है, आप ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको भी करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है आपका 168 आ जाता है। और इस तरह से मोल फ्रैक्शन, अब ये बताइए मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का क्या होगा, ऑक्टेन तो 2 है ना, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/5। वैल्यू जो है आप पी नॉट का डाल दीजिए, पी नॉट आपको दिया गया है यहाँ पे, ये वैल्यू पी नॉट का कितना है 280 दिया गया है, तो 280 माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट वही 280 हो गया और 3/5 दिया, तो यहां से आपको मिल जाएगा P1 और यहां से मिल जाएगा P2। ठीक है, तो इस तरह से जो है, अब नेक्स्ट मैं इसको आपको बता देता हूं। ये देखिए आप, ये हो जाएगा 280 माइनस P1 डिवाइडेड बाय 280 और ये है आपका 2/5। चलिए देख लीजिए, वही है ना, हाँ ये 2/5। और इसके बाद ये वैल्यू है आपका ऑक्टेन का 420, तो यहां पे नेक्स्ट आ जाएगा 420 माइनस P2 डिवाइडेड बाय 420 और ये है 3/5। यहां से आप निकालेंगे P1, यहां से आप निकालेंगे P2 सॉल्व करके, और टोटल प्रेशर जो आ जाएगा P1 प्लस P2। तो चलिए अब एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये जैसे 5 है तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं 5 5 जार 25, 5 6 जार, तो ये कितना हो जाएगा P1 इज इक्वल टू, ये देखिए आपका 200, ये 112 आ जाएगा, तो 280 माइनस 112 ये 168 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 5 से कर दीजिए, ये आ जाएगा इस तरह से, तो P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 माइनस, ये देख लीजिए कितना आ रहा है, ये यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए आप, ये कितना है 168 70 80, बिल्कुल ठीक है, ये 420 हो गया माइनस, और ये जो है आप 420 को 252 से आपने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 252 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ये भी 168 आ रहा है, ये 168 आ गया। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो देखिए 168 तो ये हो जाएगा 168 प्लस 168, यहाँ पे जो है 336 आ रहा है ये वैल्यू। देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, 336 mm ऑफ Hg एक आंसर है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये आंसर हो गया। ये बिल्कुल क्लियर है, तो mm ऑफ Hg ये आपका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया गया है। मेरे क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्रैश बैच का जो था उसके अंदर मैंने रिवर्सिबल का ऐसे क्वेश्चन दिया था, ये इरिवर्सिबल आ गया। तो देखिए जब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इंट्रोपी बढ़ता है, मतलब जीरो नहीं होगा, और टेम्परेचर जो है आइसोथर्मल है। यदि आइसोथर्मल तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा। आपको मालूम है ना कि यदि टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो वहां पे स्टेट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन नहीं होना चाहिए। यदि वो है तो वहां पे इंथैल्पी चेंज जीरो नहीं होगा, यहाँ पे इंथैल्पी इंटरनल जो भी है जीरो होगा और इंट्रोपी जो है बढ़ेगा, इसलिए आपका आंसर हो गया थर्ड वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द गिवन सीक्वेंस इज मोस्ट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट। ओहो, यहाँ पे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली, मतलब जो है कहीं ना कहीं तो रॉन्ग चीज हमको मिलने वाला है। देखते हैं पहला, तो HF HCl HIO इस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एक क्वेश्चन में हमने देखा ही है। इसके बाद यहां से देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जब बढ़ेगा, ये देखिए यहां से यदि मैं लिखता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ यदि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस, तो क्या होगा, के वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, के इंक्रीजेज, यहां पे हम लिखेंगे के वैल्यू जो है ये होता है इंक्रीजेस, देयरफॉर pKa डिक्रीजेस, क्योंकि ये जो है माइनस लॉग ऑफ के,
यही तो है हमारा pKa, और यहां पे दिया गया है इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, मतलब ये रॉन्ग हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया सेकंड। बाकी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि द स्लोप ऑफ अर्हीनियस। चलिए अर्हीनियस इक्वेशन पहले देख लेते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना वो भी आपको बताता हूं। ये देखिए यहां पे k इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए बाय आर टी है, ठीक है। अब यहां पे आप क्या ले रहे हैं, माइनस ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आर टी, ठीक है। अब यदि log टू द बेस 10 होता तो नीचे 2.303 भी आ जाता। अब इसको हम देखते हैं कि ये y हो गया और ये 1/t, इसको हम अलग से कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए 1/t, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा x, और स्लोप का वैल्यू दिया गया है, स्लोप का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ तो एक काम करते हैं हम, स्लोप इज माइनस ए डिवाइडेड बाय आर, और ये वैल्यू दिया गया है माइनस, ये देखिए माइनस साइन यहां पे है, माइनस से तो ये 5 इंटू ये आपका वैल्यू है 10⁻³ तो ये वैल्यू निकालना है। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब माइनस माइनस हटा दीजिए, 5 इंटू 10⁻³ इंटू, अब ये देखिए किलो जूल में ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻³ इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 41.57। चेक कर लीजिए आप इसको, यहाँ पे आपका 8.314 इंटू 5 है 41.57, तो ये 41.5 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका यूनिट है किलो जूल पर मोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, द स्लोप ऑफ अर्हीनियस, ओ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो सारे क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर गए हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमें बताएंगे, और आप AKSC ऐप पे जाइए। ऐप में जो है अभी जो रिपीटर्स बैच है उनके लिए भी हमने एक अलग से प्रोग्राम रखा है, जिसमें आपको 11th एंड 12th के सारे जो हैं आपको चैप्टर्स को जो है थॉरोली कराया जाएगा। आपके पास काफ़ी टाइम है, डे 1 से आप जो है बिल्कुल मिस मत कीजिए इस चीज़ को, और आप बहुत ही नॉमिनल फीस है, आप सारा डिटेल उस ऐप में देख सकते हैं, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे क्लासेस जो हैं हो जाएंगे आपके 11th एंड 12th के टॉपिक्स के, बहुत कुछ DPP पेपर डिस्कशन सारा चीज़ है। एक बार आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए AKSC को, और देखिए यूट्यूब पे जो आप चैनल देख रहे हैं, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, तो उस पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और बहुत से लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए भाई, चैनल के मोटिवेशन के लिए तो ये ज़रूरी है। और फिर आप AKSC ऐप को आज डाउनलोड कीजिए, कोई क्वेरीज हो तो आप चैट पे आइए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, बाय एवरीवन।